नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि इंडिया की जो बड़ी फाइटर जेट की डील जब भी हुई है, हिस्ट्री के अंदर भी हम जाएंगे तो उस समय क्या कंट्रोवर्सी रही है और किस तरह से इंडिया ने फाइटर जेट खरीदे हैं ये हम देखेंगे। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि अभी राफेल फाइटर जेट जो हमने खरीदे हैं तो इसके ऊपर बहुत सी कंट्रोवर्सी हुई और साथ ही बहुत से इल्जाम भी लगे कि इसके अंदर घोटाला हुआ है और उसके बाद में वो प्रूव भी नहीं हो सका। और जब इसको लाया गया फ्रांस से तो बहुत ज्यादा मीडिया ने कवरेज दी। तो इसी तरह से दोस्तों हम देखेंगे कि पहले क्या हो चुका है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों बात है 1960 की, जब कोल्ड वार चल रहा था अमेरिका और रशिया के बीच में। वहीं दोस्तों हमारे बॉर्डर पे एक तरफ पाकिस्तान दोनों साइड से हमें परेशान कर रहा था और दूसरी तरफ चाइना का भी एक डर था। तो ऐसे में उस समय भी ऐसी ही कंडीशन थी और उस समय हम अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने का प्रयास भी कर रहे थे। और दोस्तों उस समय नेहरू जी की नीति थी नॉन अलाइनमेंट वाली, यानी कि किसी ग्रुप के अंदर भी नहीं है। और दो ग्रुप बने हुए थे, अमेरिका और रशिया के। तो अमेरिका उस समय फिर पाकिस्तान को एलाई बना के उसके नजदीक आ गया और इससे फर्क ये पड़ा कि पाकिस्तान को सारे लेटेस्ट वेपन मिलते गए। उसे 1950 में अमेरिका का F-86 सबरी फाइटर जेट मिला। वहीं दोस्तों 1960 में उसे लॉकहीड मार्टिन का F-104 स्टार फाइटर मिला, जो उस समय का सबसे लेटेस्ट फाइटर जेट था। और वहीं दोस्तों अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास थे ब्रिटिश जेट, वो जेट जो यूके हमेशा ही अपनी कॉलोनीज को एक्सपोर्ट करता रहा था। इसके अंदर थे वेम्पायर, हाकर हंटर, फोलैंड, जीनेट। और सिचुएशन उस समय भी टू फ्रंट वार की बनी हुई थी और हमारे पास फाइटर जेट भी नहीं थे। और दोस्तों उस समय भी फाइटर जेट खरीदने का मतलब ये था कि जिस देश से आप फाइटर जेट खरीदते हैं वो आपके नजदीक आएगा। एक तरह से दोनों का रिलेशन बहुत ही गहरा माना जा सकता था और फाइटर जेट खरीदना बहुत बड़ी डील थी और ये बहुत ही एक्सपेंसिव एग्जाम्पल था कंट्री की पावर का। तो उस समय आर्मी भी फेवर कर रही थी कि ब्रिटिश जेट खरीदे जाएं, वहीं नेवी का भी यही पॉइंट था। और उस समय हमारे एक साइड थी ब्यूरोक्रेसी की जो अमेरिका की साइड में थी। जैसे कि दोस्तों हम बात करें हमारे एम्बेसडर बीके नेहरू या फिर हम फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात करें तो उसके अंदर मोरारजी देसाई थे और वे चाहते थे कि अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी से बात की जाए और फाइटर जेट खरीदे जाएं। इससे एक मैसेज जाएगा कि अमेरिका हमारे साथ में है। वहीं जो डिफेंस मिनिस्टर वीके कृष्णा मेनन थे और उनके साथ में जो लेफ्ट की पार्टियां थी, कांग्रेस थी, इसके अलावा सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, ये सभी रशिया से फाइटर जेट खरीदने के पक्ष में थे। और उस समय अगर रशिया की बात करें तो उसके पास 1950 में सर्विस के अंदर आया मिक्योन MiG-21 फाइटर जेट था। ये एक सुपरसोनिक जेट फाइटर था और उस समय का काफी मॉडर्न फाइटर जेट माना जाता था। इसके अलावा रशिया कई कंट्रीज को यह फाइटर जेट दे रहा था और उस समय यह डील भी तय मानी जा रही थी कि MiG-21 का एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी इंडिया के अंदर लगाया जाएगा और टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर हो सकती है। हालांकि ये कंफर्म नहीं है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात की गई थी या नहीं। और जवाहरलाल नेहरू ने भी फिर इसी का पक्ष लिया क्योंकि वे कृष्णन मेनन के साथ में थे। लेकिन प्रश्न ये था कि क्या अमेरिका को नाराज करना चाहिए इस तरह की डील करके। तो बड़ी केयरफुली कोशिश की गई कि ये फाइटर जेट खरीदे जाएं और दिखाया ये जाए कि इसके लिए काफी पुराने समय से बात चल रही है। तो इसके लिए हमारी एक टीम एयरफोर्स की रशिया भेजी गई। वहीं दूसरी तरफ एक सेक्शन वो भी था जो ब्रिटेन भी गया और चाहता था कि ब्रिटेन के फाइटर जेट को भी देखा जाए और जवाहरलाल नेहरू स्वयं ब्रिटेन के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से मिले। और दोस्तों उस समय जो बीके नेहरू एम्बेसडर थे अमेरिका के अंदर, उन्होंने जॉन एफ कैनेडी जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उनसे बात की कि इंडिया को अपना ऑफर जल्दी से दे, ऐसा ना हो कि वह MiG-21 खरीद ले। और इसके लिए एक इंडिया एड बिल भी लाया गया ताकि कोई दिक्कत ना हो इंडिया को ये फाइटर जेट देने के लिए अमेरिकन पार्लियामेंट में। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट उस समय बिल्कुल ही अस्पष्ट रही। उसने कुछ भी ऐसी कमिटमेंट नहीं दी कि वह कुछ खरीदना चाहती है या नहीं। इवन दोस्तों उस समय इंडियन पब्लिक और पार्लियामेंट में भी ये काफी ज्यादा बात उठाई गई कि हम क्या डिफेंस परचेज करने वाले हैं, लेकिन सरकार ने किसी भी तरह का कोई पक्ष नहीं लिया। और दोस्तों इसका नतीजा ये हुआ कि इंडिया ने टाइम ले लिया ज्यादा फाइटर जेट खरीदने में। इधर से 1962 का युद्ध शुरू हो गया। रशिया को भी क्लियर नहीं था कि इंडिया खरीदेगा या नहीं और वह अपने क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के अंदर बिजी था। ये भी दोस्तों एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों 1962 में हम अपनी एयरफोर्स को इन्वॉल्व नहीं कर सके और हम युद्ध हार गए। फिर दोस्तों 62 का युद्ध हारने के बाद आ गया 1964, जब हमें ये फाइटर जेट डिलीवर हुए। और डिलीवर होने के बाद उस समय दोस्तों कम से कम 1 साल लगता था फाइटर जेट के ऊपर ट्रेनिंग लेने में। तो ऐसे में जब 1965 आया तो पाकिस्तान ने हमला कर दिया और हम फिर MiG-21 का इस्तेमाल नहीं कर पाए।
और फाइनली नतीजा बुरा हो सकता था। कई जगह पर ऐसा हुआ कि हमें आउटमैच होना पड़ा पाकिस्तान के साथ, क्योंकि उसके फाइटर एयरक्राफ्ट बहुत ज्यादा सुपीरियर थे। लेकिन दोस्तों उस समय हमारे ब्रिटेन से खरीदे हुए फाइटर जेट जिसका नाम था फोलैंड जीनेट, उसने अच्छा काम कर दिखाया, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहा। और मैं फिर भी कहूंगा कि हमारे पायलट की जो ट्रेनिंग थी, हमारे पायलट जो थे वो इतने बहादुर थे, सक्षम थे कि उन्होंने पाकिस्तान के F-86 सबरीज को हरा दिया और हमें डिसअपॉइंटमेंट ज्यादा नहीं हुई। और उसके बाद दोस्तों MiG-21 हमारी बैकबोन बन गया इंडियन एयरफोर्स की इन्वेंट्री के अंदर। लेकिन दोस्तों MiG-21 को जो बनाया गया इंडिया के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक इतनी बढ़िया नहीं थी जो सोवियत स्टैंडर्ड की हो। इसके अलावा बहुत सी कमियां थी उस MiG-21 में, और इसका पता 2012 के अंदर लगा जब पार्लियामेंट के अंदर डिफेंस मिनिस्टर AK एंटोनी ने बताया कि अभी तक कितने हमारे MiG-21 का एक्सीडेंट हो चुका है। और उन्होंने बताया कि 40 सालों के अंदर हमने 842 MiG-21 बनाए हैं और 482 का एक्सीडेंट हो चुका है, लगभग आधे से ज्यादा। और अब दोस्तों आपको जवाब भी मिल गया होगा कि क्यों फ्रांस की कंपनी डसोल्ट ने कहा था कि HAL में हम राफेल को बना तो देंगे लेकिन फिर हम गारंटी नहीं ले सकते कि ये इतना इफेक्टिव होगा जितना हम दावा करते हैं। और इसी कारण से राफेल डील उस समय नहीं हो पाई थी और बाद में नरेंद्र मोदी सरकार ने इसे खरीदा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करके। और दोस्तों इसके बाद फिर विवाद भी बहुत हो गया कि हर दूसरा फाइटर जेट इंडिया में बनाया गया MiG-21 एक्सीडेंट हो गया और हमने 170 पायलट इसके अंदर खो दिए। अब दोस्तों उसके बाद अगर हम थोड़ी बहुत सफलता की बात करें तो वो था दोस्तों हमारा सुखोई 30 MKI, जिसे हमने इंडिया के अंदर ही बनाया और ये एक तरह से हमने असेंबल किया है। और कुछ एक इसके अंदर हमारे स्पेसिफिकेशन अपने हिसाब से हैं जो हमने इसराइली और फ्रेंच टेक्नोलॉजी की मदद लेके की है, तो ये जरूर हमारी हम कह सकते हैं कि थोड़ी सफलता है। इसके अलावा तेजस में भी हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, लेकिन अब इसने स्पीड जरूर पकड़ी है। पहले तो इसके अंदर बहुत स्लो काम होता रहा, 1983 में ये सोचा गया था और अभी तक जाके ये सफल नहीं हुआ है। और अब हम जो इसका आगे काम हो रहा है तेजस के ऊपर, और या जब तेजस मीडियम वेट फाइटर या AMCA आएगा तभी हम कह सकते हैं कि हाँ वाकई में ही कुछ इंडिया ने डेवलप किया है। और ये दोस्तों हो जाएगा क्योंकि अभी पिछले 5 सालों के अंदर इसकी स्पीड जरूर बढ़ी है। जहां तक हम राफेल की बात करते हैं दोस्तों, तो ये भी एक तरह से हमने डिफरेंट फाइटर जेट खरीदा है, इसकी रिक्वायरमेंट अलग है, इसकी मेंटेनेंस अलग है, तो ये भी हमने थोड़ी संख्या में खरीदा है। तो ये कुछ थोड़ा सा हजम नहीं होता कि किस तरह से ये डील की गई है, लेकिन अगर एयरफोर्स इससे सेटिस्फाई है और उसे लगता है कि ये हमारा फोर्स बढ़ाएगा और ये हमारे लिए एक तरह से गेम चेंजर है, तो और भी अच्छी बात है। और फ्यूचर में हम कह नहीं सकते कि इसकी और भी स्क्वाड्रन खरीदी जाए या नहीं। और बीच में दोस्तों हमने FGFA पे भी काम करना शुरू किया था रशिया के साथ, लेकिन उसके बाद 2018 के अंदर हम उससे बाहर निकल गए। उसके पीछे कारण कुछ भी स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन रशिया पैसे की डिमांड ज्यादा कर रहा था और हमें वो चीजें नहीं मिल रही थी टेक्नोलॉजी में जो हमें चाहिए थी। तो दोस्तों अब ओवरऑल निष्कर्ष क्या निकलता है वो ये है कि हमें आखिर टेक्नोलॉजी कौन देगा और कौन हमारे लिए टेक्नोलॉजी पैदा करेगा। तो दोस्तों कोई बाहर से नहीं आएगा, हमें खुद ही करना पड़ेगा। सरकारी काम हमने देख लिए कैसे होते हैं, हमने DRDO को भी देख लिया, उसने बहुत सी चीजें डेवलप की हैं, हम इसमें कोई इनकार नहीं करते, उस पर कोई सवाल नहीं है। लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी भी हैं जो फेलियर रही हैं, बहुत सी चीजें ऐसी भी हैं जो आज भी अधूरी डेवलप हुई हैं। इंसास राइफल इसका एक उदाहरण है और अब AK-47 रशिया की कंपनी के साथ मिलकर यहाँ पर बनाई जा रही है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के प्रोडक्ट कितने और कैसे क्वालिटी के होते हैं ये आप देख चुके हैं। तो अब फाइनली जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि अब बहुत सी इंपोर्ट करने वाली चीजों को अब बैन किया गया है और फॉरेन कंपनीज के साथ में जो जॉइंट वेंचर किए जा रहे हैं, स्पेशली बड़ी चीजों में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल, और जो छोटी चीजों के अंदर जो यहीं पर बनाने पर बल दिया जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया जा रहा है, ये सारी चीजें हमारे लिए आने वाले समय में बहुत ज्यादा कारगर होंगी। और अभी दोस्तों जो तेजस और AMCA के ऊपर काम हो रहा है वो बहुत ही अच्छा हो रहा है और आगे हमारी राह जो है वो हम कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी है। तो ऐसे में पास्ट को देखते हुए हमें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि उससे सीख लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए और यही शायद सरकार कर रही है। धन्यवाद। जय हिंद।